खम्मा गणी साथियों, मेरा नाम है संजय और विजय पिंगोलिया क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विजय सर आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा कोर्स किस आधार पर रहने वाला, राजस्थान पुलिस, सीईटी, राजस्थान के ऑल एग्जाम समझ लीजिए आप। तो मैं उस बारे में तो चर्चा ना करके सीधा अपने सब्जेक्ट पे चर्चा करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा एक बार सिलेबस देख लें कि हमारे राजस्थान पुलिस में क्या सिलेबस है। मोस्टली ये टॉपिक हर एग्जाम्स के अंदर होते हैं जो राजस्थान से रिलेटेड होते हैं। तो एक बार सिलेबस की चर्चा कर लें। इसके अंदर हमें सभ्यता है, इसी के अंतर्गत हमें वंश है, वंश के अंतर्गत हम बात करें तो प्रतिहार, जिसे हम गुज्जर प्रतिहार कहते हैं। इसी के अंतर्गत चौहान, चौहान में दोस्तों अजमेर, रणथंभौर, जालौर के चौहान आते हैं। इसी के अंतर्गत हम बात करें तो गुहिल, राठौड़, और कच्छावा। दोस्तों, ये कुछ वंश हैं जो हमें इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है और हमारे सिलेबस के अंतर्गत आपने अगर सिलेबस देखा हो तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत क्या है, आंदोलन। आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों हमारा किसान आंदोलन है, और दोस्तों हमारा एक और आंदोलन है प्रजामंडल आंदोलन। किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। जैसा कि दोस्तों और हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, व्यक्तित्व, यानी प्रमुख व्यक्तित्व, ऐतिहासिक प्रमुख व्यक्तित्व। ये हमारा दोस्तों कुछ एक मोटा मोटा सिलेबस है। इनके बारे में हम एक एक की चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला है सभ्यता, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा ये रिम्यू कर दूं, आपके पास सिलेबस तो होगा ही होगा, लेकिन आपको सिलेबस जरूर रखना होगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस जरूर रखें। दोस्तों, सभ्यता पढ़ने से पहले हम थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार हम सभ्यता तक पहुंचे कैसे। इतिहास। अब दोस्तों मैं आपसे इतिहास के अंदर ये तो चर्चा नहीं करूंगा कि इतिहास क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ, इतिहास के पिता कौन है, ये नहीं चर्चा करूंगा। सीधा आते हैं इसमें कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों जैसे कि आपको सब पता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य कालीन और आधुनिक कालीन, आधुनिक इतिहास। दोस्तों इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों के अंदर ही दोस्तों हम प्राचीन की बात करें तो प्राचीन को ही पुनः 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है दोस्तों इसी के अंतर्गत ऐतिहासिक काल। जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पे देख ही पा रहे हैं, इसे 3 कालों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों हम पहले चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसके अंतर्गत आता क्या है दोस्तों, पाषाण काल, यानी जो हमारा आदि मानव का काल था, जिसमें पत्थरों को यूज किया करते थे। और इस काल के अंदर क्या आता है दोस्तों, हमारी सभ्यता है, जिसमें लोग स्थायी रूप से बसावट करने लग गए थे, एक समूह के साथ रहने लग गए थे। और इस काल के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, हमारा जैसे मौर्य वंश हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये सब इसी अंतर्गत आते हैं। गुप्त वंश हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों हमारा मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा मुख्यतः भारत के अंदर मुस्लिम काल भी कहलाता है। तो हम इनके बारे में तो चर्चा ना करके हम सीधा पहुंचते हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल पे। दोस्तों इस काल को हम पाषाण काल भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यतः यहाँ पे इस काल के अंतर्गत दोस्तों पाषाण मिले थे।
हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की। दोस्तों इसके बारे में एक चीज कहा जाता है, वो क्या है कि इसमें है ना किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसको हमें जानने के लिए दोस्तों हमें पुरातत्व साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे जानने के लिए दोस्तों हमें किस पे, पुरातत्व साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब दोस्तों हमने ये तो जान लिया। अब पुरातत्व साक्ष्य क्या होते हैं दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे हम ये पढ़े प्रागैतिहासिक काल, तो दोस्तों इस समय क्या है, जो ये आदि मानव थे जैसे कि होमोसेपियन, निएंडरथाल, ये सब क्या है आज हमारे मानव विकास के एक चरण है। जैसे कौन कौन से हो गए, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोइड और निएंडरथाल, होमोसेपियंस, ये सब क्या है हमारे विकास काल है। तो इस समय क्या है दोस्तों, निएंडरथाल तक, उसके आगे एक और पीढ़ी तक हम क्या पत्थरों का यूज किया करते थे, पेबुल पत्थर जिसे कहते हैं, पेबुल पत्थर। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों पेबुल पत्थर क्या है। दोस्तों पेबुल पत्थर क्या है, अब आप सोच रहे होंगे, तो पेबुल वो है जो नदी के पानी में या नदी में लुढ़क डुलक कर जो वो पत्थर है उसका उपयोग किया करता था। अब उसका उपयोग कैसे, जैसे ये पत्थर है मान लीजिए, अब ये नदी में लुढ़क डुलक कर कुछ आकृति ग्रहण कर लेता है, तो इसी को ही वो मतलब प्राचीन जो आदि मानव है वो क्या किया करते थे, इसी को ही छील के, मतलब इसी को छील के, यानी मतलब आज के चक्कू समझ लीजिए जो पेनिस टाइप के होते हैं, वैसे इस पोर्शन को छील के वो एक नुकीला बना दिया करते थे, है ना। तो दोस्तों अगर ये एक साइड से होता है तो ये चापर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, चापर। अगर इसको दोनों साइड से मतलब काफी सारे फलक निकाल दिए जाते हैं, फलक, है ना, तो उसे चापर और चोपिंग भी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं दोस्तों उसे, चापर और चोपिंग, है ना। दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, चापर और चोपिंग। उसी आधार पे दोस्तों हमें, आपको पता ही है कि एक हैंडेक्स भी प्राप्त हुआ था। क्या दोस्तों, हैंडेक्स। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा कि भारत में कहां से मिला, राजस्थान में कहां से मिला, हैंडेक्स प्राप्त हुआ था। तो हैंडेक्स क्या होता है, हैंडेक्स क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की कुल्हाड़ी होती है। ये तो एक लकड़ी का हिस्सा होता है, इसी के अंदर कहते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे एक वो फंसा दिया जाता है पत्थर का टुकड़ा। तो इस साइड से है ना ये बिल्कुल एकदम सपाट होता है, इस साइड से तो अपना मोटा हिस्सा होता है और इस साइड से बिल्कुल वो होता है, मतलब थोड़ा घिस के है ना एकदम पतला कर दिया जाता है, जो हमारे किसी चीज को काटने के अंदर काम में आ सकता है। तो ये है एक हैंडेक्स होता है, इसको हम हस्तकुठार भी कहते हैं। इसको दोस्तों हस्तकुठार भी कहा जा सकता है। अब दोस्तों हम इस पे चर्चा कर रहे थे, तो दोस्तों ये थोड़ा नीचे का ये मैं मिटा रहा हूं, एक बार ये समझाने के लिए बताया था पेबुल पत्थर, हम यहां बात कर रहे थे। तो दोस्तों इसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल तो है ना। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों एक बार थोड़ा सा समझ लो, प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की है दोस्तों, उसकी खोज 1863 में, दोस्तों 1863 के अंतर्गत रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पलवरम दोस्तों ये चेन्नई के पास पड़ता है, पलवरम से एक हैंडेक्स या हस्तकुठार प्राप्त कर
की। हैंडेक्स से हस्तकुठार प्राप्त कर इसकी खोज की। खोज किसने की? 1827 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरमपुरम से एक हैंडेक्स प्राप्त किया। अब दोस्तों हम राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में कहां से हैंडेक्स प्राप्त हुआ? राजस्थान में दोस्तों राजस्थान में कहां से प्राप्त हुआ? राजस्थान में सर दोस्तों दो जगह से प्राप्त हुआ है, एक तो जयपुर और एक है इंद्रगढ़। जयपुर और इंद्रगढ़। दोस्तों इंद्रगढ़ बूंदी में। कहां दोस्तों? बूंदी में। यहां से हमें हैंडेक्स की प्राप्ति हुई। अब इसी के अंतर्गत हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो एक हमारा क्या है, यहां से जब हमें प्रागैतिक काल से कुछ पाषाण या कुछ पत्थर मिल रहे थे तो उसी के अंतर्गत दोस्तों इनकी साइज में बहुत फर्क देखा गया। कई पत्थर आड़े टेढ़े तिरछे बड़े छोटे ऐसे पत्थर मिले गए। तो दोस्तों हमारे एशियाई के जो विद्वान है, ऐतिहासिक इतिहासकार है, तो उन्होंने इसके इतिहास कर्म के लिए जो विद्वानों की एक सम्मेलन हुआ कि हमें इसका काल का निर्धारण कैसे करें, मतलब इसको बांटे कैसे। तो उसी के आधार पर एक 1961 में भारत में एशियाई देशों का सम्मेलन होता है। एशियाई देशों का सम्मेलन होता है। इसी के अंतर्गत दोस्तों इसे तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसी के अंतर्गत दोस्तों इसे तीन भागों में बांटा गया है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे का कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर लिख सकूं। दोस्तों जैसे पता है हमने तीन भागों में से बांट दिया प्रागैतिक काल को। अब उसका हम एक का चर्चा करेंगे, पुरापाषाण काल। इसकी चर्चा हम करेंगे दोस्तों। अब ये काल क्या है? इस समय दोस्तों जो पत्थर जिसके औजार बनाए जाते थे वो बड़े आकार के हुआ करते थे। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम राजस्थान में जो स्थलों की बात करें, मतलब राजस्थान में पुरापाषाण काल स्थल कौन कौन से उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में स्थल, तो इसके अंतर्गत दोस्तों डिंगरिया। दोस्तों ये जयपुर में पड़ता है। बिगोद, ये दोस्तों भीलवाड़ा में पड़ता है। डिडवाना नागौर में। और दोस्तों देवली टोंक में। और दोस्तों एक नाथ द्वारा राजसमंद। ये कुछ स्थल हैं दोस्तों जो पुरापाषाण काल के जो हमारे राजस्थान में मिलते हैं। यहां से हमें पुरापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों पुरापाषाण काल में हम बात कर रहे हैं तो इस समय मानव पेड़ व गुफाओं, जो चट्टानों से बनी गुफाएं होती थी, उन पर निवास करते थे।
उन पर निवास करते थे। इस दौरान दोस्तों वो कोई स्थायी रूप से नहीं बसते थे, वह पेड़ पौधे, और दोस्तों इस दौरान वह पेड़ पौधे और उस दौरान दोस्तों खाल खाल दोस्तों जानवर वाली या किसी पशु वाली, वह जो छाल होती है, छाल दोस्तों पेड़ पौधों वाली, उसका वस्त्र पहना करते थे, उसके वस्त्र पहना करते थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें इसी के अंतर्गत, तो वो क्या हो सकता है। इस समय दोस्तों अग्नि का आविष्कार किया गया, अग्नि का आविष्कार किया गया। इस दौरान दोस्तों क्या किया गया, अग्नि का आविष्कार किया गया। अब यह अग्नि का आविष्कार कैसे किया दोस्तों, इस दौरान निएंडरथल, दोस्तों ये मानव विकास का जो क्रम है उसमें एक मानव का क्रम है। इस समय दोस्तों जब ये पत्थरों से औजार बनाया करते थे, तो क्या पत्थरों को घिसा करते थे, काटा करते थे, उस दौरान क्या चिंगारी निकलती थी, आग निकलती थी, तो उस दौरान इसकी आग का आविष्कार हुआ। एक नोट लगा के लिखिए दोस्तों, भारत में अग्नि का आविष्कार भारत में अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल हुआ। एक नोट ध्यान रखना दोस्तों, एक नोट लगा के लिख लीजिए कि भारत के अंतर्गत अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन आए कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे, पूरा पाषाण काल। अगर क्वेश्चन आए भारत में अग्नि का आविष्कार कब हुआ, तो क्या दोगे आप, मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं, मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मोस्ट बिंदु तो यही थे इसी के अंतर्गत। वैसे हमारा सिलेबस तो सभ्यता से स्टार्ट होना था, बट मैंने एक बेसिक तौर पे पढ़ाना था आपको, तो एक बार इसका नोट कर लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मैं मिटा रहा हूं उसको। मध्य पाषाण काल, इस दौरान दोस्तों, वैसे इसकी एक बार खोज का बता देते हैं। खोज दोस्तों 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्याचल पर्वत जो श्रृंखला है उस जगह सूक्ष्म यानी दोस्तों छोटा, सूक्ष्म पाषाण या पत्थर कह सकते हैं हम, पाषाण औजार खोज कर की। ठीक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत हम आगे अगर पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारे इसमें राजस्थान में स्थल कौन कौन से हैं। राजस्थान के स्थलों की बात करें तो इसमें अपना जयपुर का बैराट, दर्रा कोटा, जयपुर का बैराट, दर्रा कोटा, सोहनपुरा, ये सिक्कर, बांगोर, भीलवाड़ा,
ये कुछ राजस्थान के जो प्रमुख स्थल हैं दोस्तों, राजस्थान के कुछ प्रमुख स्थल है जो राजस्थान में मिले थे, कौन से काल के हैं? मध्य पाषाण कालीन के। दोस्तों कभी कभी मिलान का क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आ जाता है कि ये स्थल कौन से काल के हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा राजस्थान के बेस पे है, तो एक बार ध्यान रख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार ले लीजिए। अब आगे अगर हम बिंदु की बात करें तो आगे इसमें हमारा क्या है? मध्य पाषाण काल में इस दौरान दोस्तों भारत में अग्नि का आविष्कार हुआ। दोस्तों वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लिखने की तो जरूरत है नहीं। तो इस दौरान दोस्तों क्या हुआ? इन्होंने पशुपालन की शुरुआत हुई। इस दौरान दोस्तों इस काल के अंदर क्या हुआ? पशुपालन की शुरुआत की गई। और क्या है दोस्तों इसी के अंतर्गत? और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं राजस्थान में, पशु पालन के साक्ष्य राजस्थान में बांगोर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। इसी दौरान दोस्तों उस पुरापाषाण काल में जो मानव है यहां वहां घुमा करता था। इस काल के अंतर्गत दोस्तों जो मानव है वह सामुदायिक रूप से बसने लगा। इसी दौरान दोस्तों जो मानव है सामुदायिक रूप से बसने लगा, एक छोटा सा कुछ टपरी बना के इसी के अंतर्गत फैमिली के साथ में रहने लगा, कुछ सदस्य आपस में रहने लगे, यानी सामुदायिक की भावना इस दौरान आ चुकी थी मानव के अंतर्गत। और इसी दौरान दोस्तों यह जो पुनर्जन्म है उसमें भी विश्वास करने लग गए थे। पुनर्जन्म में विश्वास होने लग गया था। उसी दौरान इनके अंतर्गत पुनर्जन्म में विश्वास होने लग गया था। ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि मैं इसको हटा सकूं, आगे की चर्चा फिर हम कर सकें। आई होप आपने ले लिया होगा, मैं हटा रहा हूं। नवपाषाण काल, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नवपाषाण काल। इसी दौरान दोस्तों क्या इस समय लोग बसावट करने लग गए, अच्छी खासी बसावटें होने लग गई। ऐसे आगे जाते जाते आद्य काल में कुछ सभ्यताएं बसने लग गई। तो इसी दौरान दोस्तों कुछ बसावटें होने लग गई, लोग स्थायी रूप से रहने लग गए। तो इस समय दोस्तों उन्होंने स्थायी बसावट कहां बसाई? नदियों किनारे, नदियों किनारे बसावट। अब राजस्थान में कहां कहां ये बसावटें हुई? जैसे कि बनास नदी, चंबल नदी, बनास नदी, चंबल नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी, सरस्वती नदी, पार्वती नदी। इन नदियों तथा इनकी सहायक नदियों के किनारे इनकी क्या धीरे धीरे यहाँ पे बसावट होने लग गई, सामुदायिक रूप से रहने लग गए। अब इसी दौरान दोस्तों इन्होंने क्या क्या काम किए, मतलब हमारा नवपाषाण काल में क्या क्या काम हुआ? कृषि करना प्रारंभ कर दिया।
इसी दौरान दोस्तों कृषि करना प्रारंभ कर दिया मनुष्यों ने। एक नोट लगा के लिख लीजिए, राजस्थान के बागोर से 14 प्रकार के कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों नवपाषाण काल के अंतर्गत ही बागोर से हमें, राजस्थान के बागोर से हमें, जो भीलवाड़ा में है, वहां से हमें 14 प्रकार के कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी दौरान दोस्तों इन्होंने किसका निर्माण किया? चाक का निर्माण। दोस्तों ये चाक कौन सा है? जिसपे हम मृद भांडों का निर्माण करते हैं, उसे चाक कहते हैं। उसी दौरान दोस्तों इस चाक का निर्माण किया गया। ठीक है। अब दोस्तों हम बहुत देर से काल काल पढ़ रहे हैं। क्या है ये काल? कैसे निर्धारण होता है इसका? तो दोस्तों इस काल का निर्धारण C14 यानी कार्बन पद्धति द्वारा किया जाता है। दोस्तों काल का निर्धारण कार्बन पद्धति द्वारा किया जाता है। अब इसकी खोज किसने की? खोज की बात करें तो विलियर्ड लिब्बी ने इसकी खोज की। विलियम लिब्बी ने इसकी खोज की। तो दोस्तों यहां तक हमारा मोटा मोटा ये हो गया है। इसके बाद में प्रागैतिहासिक काल हो गया। अब हम चर्चा करेंगे आद्यऐतिहासिक काल की, जहां से हमारा सभ्यता काल स्टार्ट होता है, जहां से हम सभ्यताओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा उसका परिचय ले लें। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आद्य ऐतिहासिक काल, इस दौरान दोस्तों सभ्यताओं का विकास हो चुका था। कांस्ययुगीन सभ्यताएं आ चुकी थी, मेसोपोटामिया की, चीन की, भारत में है सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसी कई सारी सभ्यताओं का दोस्तों विकास हो चुका था। तो हम कहीं और की बात ना करके हम भारत की बात करते हैं। तो भारत के अंतर्गत दोस्तों 1826 में एक व्यक्ति हुए, एक विद्वान हुए, चार्ल्स मैसन। एक व्यक्ति हुए चार्ल्स मैसन। इन्होंने बताया कि भारत के, उस समय दोस्तों पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारत के किसी स्थान पर कोई प्राचीन नगर है। इन्होंने कथन कहा भारत के किसी स्थान पर प्राचीन नगर स्थित है। दोस्तों चार्ल्स मैसन यह भरतपुर में अंग्रेज सैनिक थे। दोस्तों ये भरतपुर में अंग्रेज सैनिक थे। इन्होंने 1805 में भरतपुर में युद्ध भी लड़ा। वो सब दोस्तों हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वो बस मैं एक बेसिक नॉलेज पे आपको बता रहा हूँ। इन्होंने एक
नगर की कहा, यानी प्रथम संकेत जो दिए सभ्यता के वो इन्होंने दिए, चार्ल्स मेसन ने। इन्हीं को आधार मानकर एक व्यक्ति हुए बर्नेस महोदय, उन्होंने इन्हीं का आधार मान के कहा किसी नदी किनारे एक प्राचीन नगर स्थित है। अब दोस्तों वो नदी कौन सी है, यानी अपना हड़प्पा शहर खोजा गया, सिंधु नदी, ठीक है दोस्तों, ऐसा कहा गया। अब दोस्तों इसी दौरान एक अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के महोदय हुए, कब, 1861 में दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ये दोस्तों शाहीवाल स्थान, वहां पे इन्होंने यात्रा भी की थी 1807। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसी दौरान कुछ कार्रवाई तो हुई नहीं कि खोज तो हुई नहीं, तो एक हमारा आता है दोस्तों, इसी दौरान एक पॉइंट आता है 1902 से 28 तक, जो ये भारतीय पुरातत्व विभाग है इसके एक डायरेक्टर हुए जॉन मार्शल। दोस्तों इसके डायरेक्टर हुए जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई, खुदाई की गई, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी द्वारा इन्हीं के निर्देशन में की गई। दोस्तों इन्होंने एक लेख लिखवाया, किन्होंने दोस्तों, जॉन मार्शल ने, ब्रिटेन के द लंदन वीकली समाचार पत्र में एक लेख लिखवाते हैं। जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। दोस्तों उस समय दौरान एक लेख लिखाते हैं जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। इसी दौरान दोस्तों जब ये लेख प्रचलित हुआ तब लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसका जो टेंडर था वो बर्टन बंधु के पास था। तो इन बर्टन बंधु ने क्या किया दोस्तों, जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इसी दौरान दोस्तों इनके पास जो ट्रैक के ऊपर जो रोड़ी डाली जाती है, जो उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो खत्म हो चुकी थी। तो इसके जो मजदूर थे, काम करने वाले, वो खाली बैठ गए थे। तो इन दो भाइयों का नाम है दोस्तों विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। दोस्तों ये दो भाई थे, इन्होंने कहा जाओ आसपास देखो, खोज करो,
कुछ मिलता है क्या। तो दोस्तों जब ये आसपास जब इनके मजदूर गए तो वहाँ से क्या है दोस्तों, हमारा हड़प्पा सभ्यता, उसकी कुछ ईंटें इनको प्राप्त हुई। तो उस हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें जब इन्होंने खोज की, ढूंढा, तो उस ईंटों का जो इस्तेमाल वो दोस्तों लाहौर कराची रेलवे लाइन के अंतर्गत किया गया। तब जब ये लेख इनको पता चला सिंधु घाटी सभ्यता, तब इनको पता चला कि हमने तो वहाँ की ईंटें यूज की है। दोस्तों ये तो था हमारा एक छोटा सा वर्णन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम क्लास लेंगे हमारे राजस्थान से संबंधित सभ्यताओं की। ये तो मेरा एक बेसिक था जो आपको एक बताना था। उस दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वैसे आद्यते से काल वो काल होता है जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन दोस्तों उन्हें पढ़ा नहीं गया है। वो लैंग्वेज ही अलग होती है, वो चिन्ह वाली लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सभ्यता है, आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो नेक्स्ट सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं वाले से हमारे मूल टॉपिक से। तो दोस्तों आपसे मैं अब अलविदा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।